ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक कर लिया था? रदरफोर्ड तक कर लिया था हमने। हम कर रहे थे सबसे पहले चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, क्लास 11 केमिस्ट्री, जिसमें आप जान चुके थे कि भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। या उसके बाद हमने जाना था कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो जान गए, फिर हम जान रहे थे कि एटम का कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो थॉमसन आए, फिर रदरफोर्ड आए, फिर हमने देखा कि इनके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे इन दोनों के, तो वो भी हमने जाना। इसके रिलेटेड हमने ये भी जाना कि भाई क्या अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा गामा, ये सब क्या और किस लिए सिंपली यूज करा, किस एक्सपेरिमेंट में, ये भी आपको पता होगा। और बाकी आपने क्या क्या पढ़ा इसमें, ड्रॉबैक्स पढ़े, आइसोटोप्स पढ़े, आइसोबार पढ़े, एटॉमिक मास पढ़ा, एटॉमिक नंबर पढ़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल कब होते हैं और क्यों होते हैं, वो भी आपने जाना। तो ये सारी चीजें एक तरह से आपने जानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है। अब सिंपली जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आया था आपका कि रदरफोर्ड में भी ड्रॉबैक निकल गया था, थॉमसन में तो निकला ही था, रदरफोर्ड में भी निकल गया था कि क्या चीजें थी, वो क्या प्रॉब्लम थी, वो आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपली जो बोर एटॉमिक मॉडल है उसको तक पहुंचने के लिए कि उसका जो मॉडल है उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, मतलब कि समझो कि उसने अपना मॉडल कैसे सेटिस्फाई किया था, तो क्या क्या थ्योरी लगी थी। तो सबसे पहले वो थ्योरी हम जानेंगे कि उन्होंने किस थ्योरी के बेसिस पे अपना मॉडल रखा और वो सेटिस्फाई हुआ, ठीक है, और वो माना गया फिर अभी तक। तो वो थ्योरी हम जानेंगे। तो वो थ्योरी जानने के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ पहले कि ये थ्योरी आप जानोगे तब मैं इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड बाय नील बोर वो डिस्कस करूंगा। तो इसमें सबसे पहले आपको दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हुई कि जब ये नील बोर ने अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या कहते हैं बताया था कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है कैसा होगा, उस टाइम पे ये चीजें भी डिस्कवर हो गई थी। कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको पता चल रहा है ना कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज उससे रेडिएशन निकलेगी। तो उससे पहले तक जब तक रदरफोर्ड और थॉमसन ये सब थे, तो उस समय तक पार्टिकल नेचर की खोज हुई थी कि सोचते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से सिर्फ पार्टिकल नेचर ही निकलेगा, ठीक है। और ये मैं भी बताऊंगा कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर क्या होता है। मगर उन्होंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बोथ वेव और पार्टिकल नेचर होता है, मतलब कि वेव की और पार्टिकल नेचर की जो भी प्रॉपर्टीज होती है ना, सिंपली कि वेव और जो पार्टिकल में ये कह लो कि सिंपली भाषा में कहूँ, हिंदी में विशेषताएं क्या होती है, तो वो चीज देखेंगे हम इसमें कि अगर कोई चीज वेव नेचर है और कोई चीज पार्टिकल नेचर है तो उसकी क्या विशेषता है, क्या वो क्या करेगी, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। तो सिंपली शब्दों में ये है। तो वो इसकी हेल्प ली थी बोर ने, तो वो पहले जानना जरूरी है तभी इसका मॉडल डिस्कस कर पाएंगे, है ना। फिर इन्होंने ये भी करा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा, अब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके पहले मैं डुअल नेचर बताऊंगा कि वेव नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर क्या होता है, फिर मैं इसके स्पेक्ट्रा के बारे में बताऊं, फिर इसके मॉडल पे आएंगे। तो एक एक करके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, डेवलपमेंट में मैं वेव नेचर बता रहा था, तो वेव नेचर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सिंपली देखो आपका 19th सेंचुरी तक आते आते मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे, मैंने आपको पहले बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत बड़े एज अ साइंटिस्ट वो माने जाते हैं उस फील्ड में। तो उन्होंने उस टाइम पे मैक्सवेल जो थे साइंटिस्ट, ठीक है, तो मैक्सवेल साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, वो पार्टिकल अगर मूव करता है अंडर एक्सीलरेशन, मतलब कि एक्सेलरेशन की फॉर्म में, सिंपली एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वो अपनी जो स्पीड है वो चेंज कर रहा है जैसे जैसे उसका टाइम चेंज हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेलरेशन। कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे स्पीड उसकी चेंज होती रहेगी, तो वो एक्सेलरेशन है। ऑब्वियसली चेंज मतलब ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। कम मत समझना, एक्सेलरेशन मतलब वो स्पीड इंक्रीज ही होती रहेगी, ठीक है, चेंज वेंज में, जैसे 10 है 20 है 30 है ऐसे। तो कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड
आर प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिटेड। तो इसने क्या कहा, हम पार्टिकल नेचर तक ही जानते थे 19वीं सेंचुरी तक कि वो पार्टिकल नेचर है। अब ये देखो पार्टिकल नेचर भी क्या होता है, इसको अभी आप पढ़ते आ रहे हो मगर पता नहीं क्या होता है। तो जब पहले वेव नेचर बता दूंगा तब मैं बताऊंगा पार्टिकल नेचर क्या होता है, ठीक है। अभी पहले वेव नेचर जानो। तो ये चार्ज पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड ऑल्टरनेटिंग होती है। ऑल्टरनेटिंग कहने का मतलब कि ये आपका एक तरफ आपका क्या है, एक तरफ ऐसे समझो कि एक तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दूसरी तरफ ऐसे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इसका मतलब अभी ऑल्टरनेटिंग का मतलब इतना ही समझो। अब इसमें क्या है, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिटेड। तो जो ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिटेड मतलब कि ट्रांसपोर्ट करना, है ना, वो ट्रांसपोर्ट होगा वेव नेचर में। किस नेचर में होगा, वेव नेचर में। तो उसी चीज को इन्होंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये जो ट्रांसमिशन या ट्रांसपोर्टेशन इस चीज का जो होगा, जो भी ये प्रोड्यूस हुआ है, तो वेव की ही फॉर्म में हो सकता है, ये इन्होंने बताया, ठीक है। अब इन्होंने एक और चीज बताई लाइट के रिस्पेक्ट में। देखो अर्लियर हम जानते थे कि लाइट वाज सपोज टू बी पार्टिकल नेचर। कहने का मतलब हम पार्टिकल नेचर जानते थे कि लाइट की पार्टिकल नेचर ही है। मगर इन्होंने 19वीं सेंचुरी में कहा कि वेव नेचर ऑफ लाइट इज एस्टेब्लिश। कहा क्या मतलब, उस टाइम फिर वेव नेचर को भी, मतलब लाइट का जो वेव नेचर है वो भी इन्होंने बताया कि लाइट का वेव नेचर भी होता है। अब वो ऐसे होता है, देखो लाइट वेव एसोसिएटेड विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया कि ऑसिलेटिंग है, कहने का मतलब ऐसे ऐसे ऑसिलेटिंग ऐसे चलता है ना, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही ऑसिलेट करती रहती है। और वो कैसे करती है कैसे नहीं करती है वो हम जानेंगे इसकी प्रॉपर्टीज में, ठीक है। कि ऑब्वियसली ऑसिलेट कर रही है, ऐसे कर रही है कि ऐसे कर रही है। ऑसिलेट करने का मतलब ऐसा ही ऐसे होता है ना, आपने पढ़ा होगा। तो ऑसिलेशन कैसे होता है वो देखते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि जो लाइट है आपका और जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी वेव नेचर होती है। अब ये वेव नेचर कैसे होती है हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए उन्होंने प्रॉपर्टीज दी, ठीक है। ऑब्वियसली अभी आप इसकी जो सिंपलर वे, जो ज्यादातर इजी वे है, मतलब इजी वाली जो प्रॉपर्टी समझी जा सकती है वही आप जानोगे। ऑब्वियसली इसका जो डीपर होगा, ऑब्वियसली जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हो या फिर आप इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी कोर्स लोगे आगे जाके कॉलेज में, तब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में डीपर जानने को मिलेगा और क्या कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी वो जानने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी सिंपली इसकी प्रॉपर्टी सिंपल में जानते हैं। देखो तो इसमें क्या होता है, देखो जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी ये प्रोड्यूस हुए ऑसिलेशन की फॉर्म में, चार्ज पार्टिकल्स जो है आपको मैं बताया, वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर जाएगा। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो ना, कि एक दूसरे के 90 डिग्री पे, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब एक और चीज इसमें बोली है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। कहने का मतलब मान लो कि आपकी जो वेव है, वेव सिंपली इधर क्यों जा रही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा ये जो वेव है, और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। अब वो केस होता है जब 3 डायमेंशन बनता है। तो अभी तक आपने 2 डायमेंशन ही पढ़ा है। ऑब्वियसली आप मैथ्स जिन्होंने ली होगी वो 3D चैप्टर पढ़ेंगे मैथ्स में, तब आपको समझ में आएगा कि 3D क्या होता है। सिंपली अभी आप इतना ही जान लो कि अभी तक आपने ये समझ लो कि आपने अभी तक ये x और ये y होता था, तो इसमें एक और एक्सिस होता है ये z एक्सिस। तो इससे ये होता है, देखो x y और ये z तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब जैसे ये x और y 90 डिग्री बनाते हैं तो x y z ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे। सिंपली ये यही है, ठीक। तो इसमें x y z नेम चेंज कर देते हैं मगर क्राइटेरिया ऐसा ही रहता है। ये चीज आप समझ गए। अब
इसी चीज को मैं यहाँ इसके जरिए आपको बताता हूँ। तो देखो इसमें क्या है, ये आपका जैसे मैंने बताया एक्स एक्सिस है, ये दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस, इसको इन्होंने जैसे मैंने ये बताया यहाँ पर वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स वाई जेड नेम चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस ये ध्यान रखना है तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं जैसा ऑब्वियसली रहता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इन तीनों पे किसी पे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी पे वेव लेंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसमें देखो, अगर ये एक्स एक्सिस वाला प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, सिंपली जो वेव है इस डायरेक्शन में जा रही है, इस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कौन से डायरेक्शन में जा रही है, जेड एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड ये वाला है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में। तो देखो ये वाई वाला जो है जेड के परपेंडिकुलर है, और ये जो जेड है एक्स के परपेंडिकुलर है, और ये एक्स वाला मतलब एक्स वाला वाई के, वाई वाला एक्स के, जेड वाला एक्स के, मतलब एक एक दो तीन एक्सिस है, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसमें ये चीज साफ पता चल रही है आपको कि ये जो डायरेक्शन ऑफ वेव है ये मैग्नेटिक और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये चीज आपको पता चल गई। और दूसरी चीज इसमें एक और चीज क्या पता चल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। ऑसिलेशन का मतलब आपको पता ही है, ठीक है, समझ गए। तो ये हुआ कि ऑसिलेशन होगा तो ऐसे होगा, तो वो वेव नेचर है, ठीक, चार्ज पार्टिकल्स। अब इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम, इट डज नॉट रिक्वायर व्हाट, मीडियम। तो इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि आपको साउंड है तो उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है आवाज सुनने के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे बोल रहे हो तो एटमॉस्फेयर के थ्रू, एयर के थ्रू जा रहा है ना, तभी आप आवाज सुन पा रहे हो, ठीक है। या फिर कह लो कि आप लोहे पे भी ऐसे बजाते हो तो टन करके आवाज आती है, तो उसपे भी मीडियम चाहिए। सिंपली साउंड को मीडियम चाहिए उसको ट्रेवल करने के लिए, तभी वो ट्रांसपोर्ट होता है। इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, वैक्यूम मतलब खाली जगह में भी ये ट्रेवल हो जाएगा, वेव जो है ये, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। अब बाकी का जो इसमें दो तीन है उसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो इसको मैं अब आगे बताता हूँ, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो फिर अब आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज में, आगे इसके, ठीक है। तो इसमें आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी, ठीक है। तो आगे की प्रॉपर्टीज में देखो बहुत ऐसे दिख रहा है क्या क्या है, क्या है। सबसे पहले इसकी तीसरी प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी आप जान चुके थे, तीसरी प्रॉपर्टी से देखते हैं। देखो यह है इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। तो इसमें देखो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफर फ्रॉम वन अनदर। ऑब्वियसली जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये बहुत सारी है, ठीक है, बहुत सारी है, तो ऑब्वियसली इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अब वो डिफरेंस जो होता है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म में होता है, कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वजह से ये रेडिएशन अलग अलग है और इनके अलग अलग नाम भी दे दिए अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यही जो आपको यहाँ पे ये पूरा बना हुआ है ना, ये ऐसे कि ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अलग अलग डिफरेंट रेडिएशन है, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जो ये चीज समझाई, डिफरेंट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम आइडेंटिफाई बाय डिफरेंट नेम। तो ये जो मैंने आपको बताया कि सबके अलग अलग नाम है अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। अब इसमें आगे जानोगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट सिंपली यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से ही लेना देना है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है ना, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंट इसको कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं रेडिएशन को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की टर्म में। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो सिंपली फ्रीक्वेंसी ये होता है कि एक सेकेंड में ये जितने वेव ऐसे दिखाई दे या हो प्रेजेंट, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो द नंबर ऑफ वेव दैट पासेस ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, तो जितने भी एक
पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी बार ये वेव ऐसे ऐसे जा रहा है सिंपली, है ना, तो उसको हम कहते हैं सिंपली क्या, व्हाट, फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ सिंपली यही होता है, ये जो वेव हमारी जा रही है इस वेव की लेंथ कितनी है। जैसे कि एक वेव यहाँ से छूट के यहाँ तक आई है, तो इसकी लेंथ कितनी है। तो किसी एक पर्टिकुलर वेव की ऐसे मेजर करते हैं कि हर एक वेव अगर वो कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली हर एक वेव इतनी ही जाएगी, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ कितनी है। फिर अगर मान लो कि ये थोड़ा चेंज होके ऐसा हो गया तो इसकी वेवलेंथ इतनी है। तो यहाँ पर फिर अब आगे बढ़ोगे तो देखो, तो ये होती है वेवलेंथ की पूरा एक वेव जो होता है ना उसकी कितनी लेंथ है। सिंपली कहूँ तो यहाँ पे वेवलेंथ कम है, यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है, यहाँ पे और ज्यादा है। तो वेवलेंथ सिंपली वेव की लेंथ होती है, ठीक है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो वेवलेंथ आपको पता चल गया। अब लेंथ है तो ऑब्वियसली इसको मीटर में करेंगे। अब ये जितनी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली मीटर से किलोमीटर जाएगा, उतना जाता नहीं है। कम होती है ज्यादातर, तो कम होती है तो आपको मैंने बता रखा है कि भाई नैनो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, मिली क्या होता है, नैनो क्या होता है, ठीक है, पिको क्या होता है। तो वो आप फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हो, तो वहां से आप यूनिट जान लेना, वो आपको इस वेवलेंथ में जानने में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो वो आप जान गए, मतलब समझ गए होगा कि वेवलेंथ कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक। अब इसमें आगे बढ़े हम, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैंने जो बताया, देखो ये चीज तो आप समझ गए वेवलेंथ और ये। अब ये वेवलेंथ और ये जो आपका ये फ्रीक्वेंसी ये चेंज होती है जब कोई मीडियम और उसमें रहते हैं। अब ऑब्वियसली जो अब आपका जानते हो कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट तो सेम होगा, तो उससे फॉर्मूला निकला। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला ये है c इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ये फ्रीक्वेंसी है, v आप मत समझना वेलोसिटी वाला, ठीक है। ये वाला फ्रीक्वेंसी वाला थोड़ा देख रहे हो आप, इस तरीके का v बना, ठीक है। अब इसकी यूनिट आप जान लेना, यूनिट होती है हर्ट्ज। तो सिंपली आप इतना जान रहे हो, अभी तक जितना भी बताया वो था बताया हुआ किसका, मैक्सवेल का। अब यहाँ जो हर्ट्ज से कहानी आगे बढ़ रही है, तो हर्ट्ज एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैक्सवेल की थ्योरी को और थोड़ा सपोर्ट दिया, उसको और बेटर एक्सप्लेनेशन करने के लिए, ठीक है। सिंपली ये कहो जो हर्ट्ज की थ्योरी थी, तो हर्ट्ज की थ्योरी सिंपली c इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लैम्डा है, ठीक है। c स्पीड ऑफ लाइट है, और v ये जो v बना हुआ है ऐसा, ये है फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा आप जानते हो क्या है, इसको हम लैम्डा पढ़ते हैं जो कि है आपका वेवलेंथ, ठीक है। अब ये आप स्पीड भी जानते हो, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड। तो इतनी चीज आप जान चुके हो, इसके बेस पे न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा आगे, ठीक है। इतनी चीज आप जान गए। अब एक और चीज इसमें जान लो, वेवलेंथ तो जान गए, एक वेव नंबर एक एक्स्ट्रा आप जान लो। इतना तक आप पहले जानते थे अगर पढ़ा होगा साइंस थोड़ा बहुत, तो फॉर्मूला तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ। सिंपली क्या होता है, जो रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा होता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, सॉरी वेव नंबर। तो वेव नंबर आप निकालोगे, जो वेवलेंथ होगा उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, 1 कर दोगे, तो उससे आपको वेव नंबर पता चल जाएगा कि वेव नंबर कितने हैं। सिंपली ये मेजर करता है कि कितनी वेवलेंथ, एक तरह से एक पर्टिकुलर लेंथ में पर यूनिट जो भी हम लेंगे, कितना लेंथ लेना है, कितनी वेव आई, तो वेव हम कैलकुलेट करते हैं इसमें, नंबर ऑफ वेव, तो इसीलिए वेव नंबर। और इसका सिंबल याद रखना, ऐसा वी और इस पे ऐसे बार, तो थोड़े थोड़े सिंबल और ऐसा यूनिट याद रखना। तो इसमें ऑब्वियसली मीटर वेवलेंथ की थी, तो उसका मीटर -1 कर लो या फिर 1/m कर लो, ठीक है। तो यूनिट और सिंबल ये ध्यान रखना, ठीक है। अब थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये वाला मैं कराऊंगा अगली बार। अभी आप इतना बेसिक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये बेसिक में थोड़ा सा और समझाता हूँ इस चीज से, जो स्पेक्ट्रम है। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये 10 की पावर 24, ठीक है। फिर ऐसे पावर करते करते 10 की पावर 0 है, तो ये आपका क्या, एक तरह से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखा है और नीचे दे रखा है वेवलेंथ। तो सिंपली आप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से पता कर सकते हो कि ये कौन सी वेव है। जैसे कि आपका माइक्रोवेव में आपने कुछ चढ़ाया हुआ है या माइक्रोवेव में कुछ बनने के लिए दे रखा है, तो उसमें कितनी रेडिएशन होगी, तो आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वजह से पता करते हो। तो इसमें आपको ये पता है कि 10 की पावर ये क्या है, यहाँ पर 12 है,
दैट मीन्स कि 10 की पावर यहाँ 11 से लेकर और 10 की पावर 8 के बीच में माइक्रोवेव वर्क करता है फ्रीक्वेंसी के टर्म में। और वेवलेंथ आपका 10 की पावर कितना है, -3 से लेकर 10 की पावर माइनस एक तरह से 0 तक, सिंपली इतने इतने के बीच में इसकी रेंज है। कहने का मतलब सिंपली ये समझो, देखो कहने का मतलब सिंपली ये समझो कि जैसे मैंने जैसे ये रेंज है, पहले तो ये आप रेंज एक तरह से याद कर सकते हो, ये कॉम्पिटिटिव में भी बहुत पूछा जाता है और बाकी अगर आपके कोई क्विज भी होगा उसमें भी पूछा जा सकता है। मतलब ये काफी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रेडिएशन का, कैसे भी पूछा जा सकता है, मतलब याद कर लोगे तो आपके लाइफ में अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेनबो मैंने लिख दिया यहाँ पे, कलर तो नहीं दिखा सकता था तो रेनबो मैंने लिख दिया। यही रेनबो कलर ही आप देख सकते हो अपनी आंखों से। और ये जितनी भी रेज है रेनबो के इस साइड, रेनबो के उस साइड, ठीक है, वो आप अपनी आंखों, खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ो तो इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव में फ्रीक्वेंसी और ये एम वेव होती है, और फिर लॉन्ग रेडियो वेव, ठीक है, जो ऑब्वियसली ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है, लॉन्ग रेडियो वेव, ठीक है। और ये तो आप एफएम और रेडियो वाला है, वो वाला है, ठीक है। तो सिंपली आप ये समझ गए होंगे कि विजिबल रेंज ये है। अब यहाँ नैनोमीटर में देखो दे रखा है, लैम्डा जो है मतलब वेवलेंथ 400 यहाँ लिखा हुआ है और ये 750 है, ठीक है। और ये 10 की पावर यहाँ पे वेवलेंथ की क्या है, एक तरह से -8 और -7, यानी कि 10 की पावर यहाँ क्या होगा, -7। तो दैट मीन्स की जो विजिबल वाली रेंज है वो आपकी 400 इंटू 10 की पावर -7 से लेकर कहाँ तक है, 750 इंटू 10 की पावर -7 तक। आप मेरी बात समझे। अभी नैनो में से किया होगा सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करके, एक दो यहाँ किया होगा तो ये इंक्रीज वो चीज हुई होगी, ठीक है। तो आप इसमें ये चीज समझो कि ये 400 लेके 750 10 की पावर ये, इसी तरीके से ये जो पावर में दे रखी है सारी चीजें, तो ये 10 की पावर यहाँ पर -12 है ना, और ये -10 है, और ये 8 है, कहने का मतलब 10 की पावर 11 से लेकर 10 की पावर 8 -8 तक ऐसे होगा। 10 की पावर 10 से लेकर, सॉरी 11 से लेकर 10 की पावर -8 और यहाँ पे कोई नंबर होगा, ठीक है। ये आप इसका जो रेडिएशन है आप ऑब्वियसली देख ही सकते हो, यहाँ पे मैंने इमेज दे रखा है, ये आप देख सकते हो, या तो ये ऑब्वियसली आप 12th में जानोगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पे ये रेडिएशन देख सकते हो। तो इतनी वैल्यू आपको याद करनी नहीं है, विजिबल चेंज के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं, बाकी इसकी पावर भी याद रखनी नहीं है। बस इतना याद रखो कि गामा रेज, एक्स रेज और ये किस ऑर्डर में है, ऑर्डर वे से याद रखो। पावर से याद रखना चाहते हो पावर से याद रखो, जस्ट इतना याद रखो कि कौन से किस रेंज में आती है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है किसकी कम। तो वेवलेंथ ऑब्वियसली इधर कम है, वेवलेंथ उधर ज्यादा है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इधर कह सकते हो फ्रीक्वेंसी इधर ज्यादा, फ्रीक्वेंसी इधर कम है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये भी रिलेशन समझ में आया होगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, अगर एक इंक्रीज करेंगे तो दूसरा डिक्रीज, एक इंक्रीज करेंगे तो दूसरा डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज इंक्रीज मामला है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसको याद करो ना करो समझ लेना बस, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। अब अगले बार ही जब वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसमें आपको मैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी का जो इसमें बचा हुआ पार्ट है उसमें कराऊंगा, ठीक है। आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और बहुत अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं, ठीक है। थैंक यू।